दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एचटेट का मॉडल पेपर 30वां हल करेंगे। साइकोलॉजी के बेहतरीन प्रश्न रहेंगे, हर किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वो भले ही कोई सीटेट हो या फिर कोई रीट हो या कोई और दूसरा एग्ज़ाम हो। साइकोलॉजी जहाँ भी पूछी गई है वहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं। और आज इस क्लास में आपको कम से कम मैं यकीन दिलाता हूँ कि 2 प्रश्न इस मॉडल पेपर से आने वाले हैं। बस क्लास को तन्मयता से देखिए और अपने साथियों को शेयर करना मत भूलें। और हाँ, आज कल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी अपना वक्तव्य जारी कर दिया कि जुलाई में जो है एचटेट होने की संभावना पूरी बन रही है। तो अब तो होगा भी कब, जुलाई में नहीं होगा तो इसलिए जो है जून की छुट्टियां आपके लिए एक वरदान सिद्ध होंगी। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और बेहतरीन मार्क्स प्राप्त कीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। जब छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो ये उपागम होता है निर्मितवाद। ऑप्शन नंबर बी, निर्मितवाद उपागम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? तो ये होता है, ये भी निर्मितवाद होता है। क्या होता है? निर्मितवाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, पराये शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती हैं। त्रुटियां यानी कि गलतियां। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्या है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। तो किसको बढ़ावा मिलता है? इसमें बढ़ावा मिलता है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट देखो, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? तो ये हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन नंबर ए। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, यह उपागम कौन सा है? क्या कहता है कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, तो यह क्या हो जाएगा? ये भी निर्मितवाद उपागम होता है। प्रदत्त का मतलब देना होता है, यानी कि शिक्षक जो है अध्यापक, वो सुविधाएं देने की भूमिका में हो, तो ये होता है निर्मितवाद उपागम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? तो ये है लेव वाइगोत्स्की। कौन? लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया, पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? तो क्या है? ये है परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, जो
एज के अनुसार आ जाती है उसको बोलते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यही हो जाएगा, इसका परिपक्वता हो जाएगा सी। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, तो यही गलत है इसमें, क्योंकि सीखना कहाँ भी हो सकता है, अधिगम कहाँ भी हो सकता है। अधिगम का मतलब सीखना, प्राप्त करना, तो हम कहीं भी सीख सकते हैं, अनौपचारिक ढंग से या औपचारिक ढंग से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं ए, सी और डी, ये भी बहुत जो है ना अधिगम की विशेषताएं हैं। भी अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। हाँ, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, जिस प्रक्रिया में व्यस्त व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। ये होता है व्यवहार को देखकर सीखना। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। तो ये समझकर जो होता है ऑप्शन नंबर सी, वो सीखना स्थायी होता है। इसको अर्थपूर्ण अधिगम भी बोलते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम या अर्थपूर्ण सीखना। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस पर बल देते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अधिगम पे जो है बल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। क्या हो जाएगा? विषय वस्तु में प्रवीणता। यदि जो शिक्षक होता है उसको अपने पाठ्यक्रम में जो है पूरी तरह से प्रवीण होना चाहिए या कुशल होना चाहिए उसमें भी। आगे देखो, जब बालक कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सहयोग अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें उच्च नैतिक विकास होता है। इससे क्या होता है? उच्च नैतिक विकास होता है इससे, जब अधिक उम्र के बच्चे छोटे बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे, पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो यह है डिस्कलेसिया। डिस्कलेसिया रोग है एक, जो पठन विकार से संबंधित है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है, तो कौन से नहीं हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखना केवल विद्यालय में होता है। तो ए प्रश्न दोबारा आ गया है, यानी कि सिर्फ जो सीखना होता है, अधिगम होता है, सिर्फ विद्यालय में नहीं होता, सीखना कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, सीखना, हाँ, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो किसका ये कथन? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। किसका है? स्किनर का। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, कहाँ से होता है? तो ये संपर्क से होता है। ऑप्शन नंबर सी।
सामाजिक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये डिस्कलेसिया है, जो अभी आया था, जो पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चा जो है पूरी तरह से वर्ण या शब्द को पढ़ नहीं सकता, यानी कि फिर गलत पढ़ेगा उसको। आगे देखो, व्यवहारवादी विचारक हैं तो कौन है? ये है वाटसन, व्यवहारवादी। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये है व्यवहारवादी। आगे देखो, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। क्या कहता है कि वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया निश्चित होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों का दमन। ठीक है ना, मूल प्रवृत्तियों का दमन, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या हो जाएगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। तो क्या होती है? तो ये तेज होती है। अभी जो आया था प्रश्न, शैशवावस्था में बच्चा जो है जल्दी सीखता है, तो तेज होती है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीखने का आकलन। क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। तो ये सभी होने चाहिए। टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि मोटिवेशन की उसको ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कि क्या मतलब हुआ कि बच्चे जो है वो सीखने के लिए तैयार हो, बिल्कुल वो स्थिति जो है उत्पन्न करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोत्साहन देकर, यानी कि उनको मोटिवेट करके। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसमें। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, कब होगा? कि जब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, प्रेरणा होगी। मोटिवेशन का, प्रेरणा का जो है अधिगम में बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो क्या करता है? ये है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो किसको नहीं अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रलोभन का नियम। ये नहीं होता और ये तीनों अपना सकते हैं। तो प्रलोभन का जो नियम है ये नहीं होता।
स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। तो किसका कथन है ये? तो ये है सोरेसन। किसका है? सोरेसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? फिर आ गया भाई प्रश्न, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो डिसलेक्सिया जो है बताया था मैंने कि पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने में जो है बच्चे को समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया क्या है? तो ये है सीखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता। इसमें बच्चा चीज़ों को सीख पाने में असुविधा महसूस करता है, कठिनाई महसूस करता है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुर्टी पर टांग कर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खुर्टी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? तो किसका है? तो ये है श्रृंखलागत अधिगम का, श्रृंखलागत अधिगम का, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने कार्य करती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ऑप्शन नंबर ए। अधिगम योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्नलिखित में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। ऑप्शन नंबर ए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। तो ये किसका है? ये है गेट्स व अन्य का। इम्पोर्टेंट वक्तव्य है भाई, ये भी ध्यान कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? तो ये इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता और थकान। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको अधिक काम दें ताकि उसको क्रोध करने का समय ही ना मिले। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो क्या है? परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है, भौतिकी मतलब फिजिक्स को बोलते हैं भाई। तो किस में है ये सहायक? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। और यदि एक कार्य करने के बाद यदि उसमें दूसरे में हानि हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन यहाँ तो सहायक हो रहा है, तो सी हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है। तो किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में। किसमें? सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है ये। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो किससे होती है? अभ्यास का नियम से। अभ्यास के नियम से जो है इस बात की पुष्टि होती है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तत्परता का नियम किसने दिया था? तो तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, टेट में या फिर और किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज की ये। अपने साथियों को शेयर कर दें
और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दें। अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। जो जो अभ्यास होता जाएगा वो गलतियाँ कम होती जाएंगी। त्रुटि का मतलब गलतियाँ। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है। यह किस नियम से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। क्या हो जाएगा? सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन नंबर सी। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बल देने का सुझाव दिया गया है? तो क्या सुझाव दिया गया है? ये है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में निहितार्थ है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, तो किस बात से होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेलार्स कमीशन द्वारा। किस द्वारा? डेलार्स कमीशन द्वारा। आगे देखो, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधारा एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो है वो थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ये जो है गलत है, बाकी और तीनों सही हैं। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। सिद्धांत मनोविज्ञान के सिद्धांत और प्रतिपादक का वीडियो जो है कि क्लास आ चुकी है, वहाँ से कंप्लीट करवाया गया है। नहीं देखिए कि साथी ने तो देख लो, इसी चैनल पे है। और एक उसमें से हर बार आता है प्रश्न। नीचे अधिगम, हाँ ये तो हो गया। तो देखो कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अनुकूलन अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड। ये सही नहीं है, बाकी और तीनों सही हैं। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। तो क्या नहीं है? स्मरण शक्ति में कमी। ये नहीं है, बाकी और तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। तो कौन है सीखने के नियमों के प्रतिपादक? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी। हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। आगे देखो भाई, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कोहलर। कोहलर ने जो है एक सुल्तान नाम का चिंपांजी था, उसने उस पर परीक्षण किया था। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं कोहलर। ऑप्शन नंबर बी। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। तो किस पर किए थे? तो ये अभी आया था चिंपांजी पर। गेस्टाल्ट का अर्थ है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है भाई ये, तो इसका अर्थ है पूर्णाकार यानी कि संपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें
चेतन के 3 स्तर हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? इदम। इदम यानी कि ईड जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल कितना है? तो ये है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये करने लगता है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि होती है 11 से 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो कौन सी होती है वो? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, तो किसने पहचाना था? पियाजे द्वारा। पियाजे ने पहचाना था इसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो ये कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे की जो अवस्थाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, भाई यहाँ से प्रश्न जरूर उठेगा, देख के जाना। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो ये है अपने बालकों के ऊपर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो क्या है ये? ये है संज्ञानात्मक गतिविधि। पैवलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो भोजन को कहा गया है अनानुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन नंबर सी। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततः अनुबंधित बंद हो जाता है, तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है विलोप। विलोप, ऑप्शन नंबर डी। पावलव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था पावलव ने। किसने किया था? पावलव ने। तो ये साइकोलॉजी के प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आने की पूरी संभावना बन रही है। 1-2 प्रश्न जरूर उठेगा यहाँ से। अब देखते हैं कुछ एक प्रश्न हरियाणा जी के भी। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों बाद मनाया जाता है और बाछोड़ा त्यौहार कहलाता है? तो ये होता है भाई सिलीसेड। क्या होता है? सिलीसेड, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो ये है महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1992 को हुई थी, ठीक है ना। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा का गांधी कौन कहलाता है? मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा के अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है? ये आती है गृह विभाग के अनुसार, होम मिनिस्ट्री के तहत। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में
हरियाणा राज्य आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए, उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र। उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो किसका है? गुरुग्राम का। और सबसे कम किसका है? नूंह का, मेवात का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ है ये? तो ये है करनाल में। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई बार बार। तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई? पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बबीता फोगाट को। केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है? तो किसके लिए जीता है? जननी कोड। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? तो ये हुआ है नागरिक संसाधनों की सूचना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपराध को रोकना और पता लगाना, जन अव्यवस्था को परिरक्षित करना और जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राणाजी राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, बाकी और ये दोनों हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में है, कलेसर है यमुनानगर में। राष्ट्रीय उद्यान और इसका जो है ना क्लास बना रखी है, वहाँ से बाहर नहीं आएगा भाई कोई भी प्रश्न। 1869 में विला फ्रंका की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम खालिस्तान है, जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डाटाबेस के साथ संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो कौन सा है वो? जिसका नाम क्या है? वो है पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंबाला। निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1972 में। ऑप्शन नंबर सी। 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था हवाना में। कहाँ? हवाना। ऑप्शन नंबर। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 90, आप सभी जानते हो इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, ये मुर्रा को कहा जाता है, मुर्रा। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो ये है यमुना पर। ऑप्शन नंबर ए।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? रूस के स्टालिन, ऑप्शन नंबर ए, बाकी और सभी हैं ये। इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक हैं मैग्स्थनीज, मैग्स्थनीज। हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य कब बना था? ये तो बहुत आपको पता ही होगा, 1 नवंबर 1966 को। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अनअज वन, अनअज वन, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोनों ही पार्ट के, कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना, एक बार फिर से रिपीट कर लेना, नोट्स बना सकते हो, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।